हाय, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने कल जो है धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया था। आज देख लेते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक, चलिए। देखो, जो धातु में जो चीज़ें थी वही गुण आधात में भी है। आगे बात समझ में? उसमें जो होता था इसमें वो नहीं होगा। आगे बात समझ में? जैसे पहला है अधातुओं के चमक। तो धातुओं की सतह पर चमक होता है, लेकिन अधातुओं की सतह पर चमक नहीं होता है। ठीक, अधातुओं की सतह पर चमक नहीं होता है। एक गलत का निशान है ना, क्रॉस है ना, इसका मतलब नहीं है। ठीक, तो अधातुओं की सतह पर चमक नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन की सतह जो है चमकदार होती है। ठीक है, वैसे सामान्यतः तो जितने भी अधातुएं होती हैं सभी के सभी चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसकी सतह पर चमक पाया जाता है, और वो क्या है? आयोडीन। दैट्स क्लियर? ओके। अगला है कठोरता। तो धातुएं जो होती थी कठोर होती थी, कुछ को छोड़ के। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या था? ये मुलायम होते थे धातुओं में, इनको हम चाकू से काट सकते थे। लेकिन यहाँ पे जितने भी अधातुएं हैं सभी के सभी क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब नहीं। तो अधातु जो होते हैं कठोर नहीं होते हैं, जैसे कोयला। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा जो है एक कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, अब प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। वैसे भी जितने भी अधातुएं होती हैं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है जो क्या सबसे प्राकृतिक का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। और हीरा क्या है? अधातु है, कार्बन का अपर रूप होता है। ओके, चलिए। अगला है रूप अर्थात अवस्था। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो धातु होते थे वो कैसे होते थे? ठोस अवस्था में होते थे। ठीक है, यहाँ जो अधातुएं हैं वो कमरे के ताप या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं। ठीक है, अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। यहाँ भी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वो क्या है? ब्रोमीन। और धातु में कौन सा था? पारा। ठीक है, पारा जो होता ऐसा एक ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। और ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। क्लियर? ओके। अगला है आघातवर्धता। आघातवर्धता का मतलब है पीट करके चादर के रूप में बनाना। जैसे हम लोगों ने देखा था उसमें धातुओं में लोहे को पीट करके चादर बनाया जाता है। क्या अधातुओं में ऐसा है कि उसको पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है? नहीं। अगर अधातुओं को पीटा जाएगा तो टूट जाएंगे, भंगुर के रूप, अर्थात भंगुर होते हैं। अगर उन्हें जैसे कोयला आप लोग पीटोगे, कोयला क्या चादर के रूप में बन सकता है? नहीं ना बनेगा ना। हाँ, नहीं बनेगा। अर्थात इनको चादर के रूप में हम लोग नहीं बना सकते हैं, अर्थात इनमें आघातवर्धता नहीं होती है। ठीक, अगला है तन्यता। धातुओं में क्या था? इससे कॉपर था, उसको खींच करके तार के रूप में बना सकते थे, अर्थात तन्यता। तन्यता का मतलब तन करके तार के रूप में बनाना। तो क्या ऐसे धातुओं में है? धातुओं में क्या हम धातुओं में कोई किसी को हम लोग तार के रूप में बना सकते हैं? बताओ, कोयला को तार बनाया जा सकता है? नहीं ना, नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात अधातुओं में तन्यता बिल्कुल नहीं होता यार, होता ही नहीं, तन्यता नहीं होता। ठीक, अगला है विद्युत व उष्मा के चालक। तो हम लोगों ने देखा था जो धातुएं होती थी वो विद्युत के भी कुछ और कुछ जो है उष्मा के भी चालक होते थे। लेकिन यहाँ पे जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं? कुचालक। अर्थात उसमें चालक ना तो उष्मा प्रवाहित होता है और ना ही विद्युत, अर्थात वो कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद भी है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है, ठीक है, वो विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो आप लोग कभी भी ये मत सोच के लगाना कि उसको पेंसिल से हम लोग प्लक व्लक में कुछ
सोचते हैं लकड़ी का है, इसमें विद्युत नहीं आएगा। आएगा, करंट आएगा, झटका देगा और हम गिर जाएंगे। ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सॉरी। ठीक। अगला है घनत्व। ठीक है। धातुओं का जो घनत्व था, जो गलनांक था, वह अधिक होता था, लेकिन अधातु का जो घनत्व और गलनांक होता है वह क्या होता है, कम होता है। ओके। अगला है ध्वनिक। देखो, धातुओं को पीटते थे तो उसमें से टंकार की आवाज़ आती है। अब लोहे को पीटेंगे तो उसमें से आवाज़ आती है। तो धातुओं में ध्वनिक होता है, अर्थात वो आवाज़ उत्पन्न करता है, लेकिन अधातु आवाज़ उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात ध्वनिक बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता यार, नहीं होता, मैंने बोला ना नहीं होता। अगला है ऑक्साइड। देखो, धातुओं के ऑक्साइड जो होते थे वो क्षारीय प्रकृति के होते थे। ठीक है। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अधातु में कार्बन है। ठीक है। कार्बन ऑक्साइड मतलब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए। ठीक है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, तो यही कहलाता है ऑक्साइड। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, क्लियर है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को धातु के गुणधर्म भौतिक और अधातु के भौतिक गुणधर्म अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग भिन्न करके पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है। ओके, चलिए, तो ये तो था अब तक भौतिक गुणधर्म धातु और अधातु के। अब है रासायनिक गुणधर्म, देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला है धातु जो होते हैं वो वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखो, जब भी वायु की बात की जाए तो समझ लेना कि ऑक्सीजन उसके साथ आएगा। क्यों? क्योंकि जो वायु होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है एक क्रिया नहीं करता है। ठीक है। नाइट्रोजन जो है क्या होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, तो बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसी भी के साथ क्रिया कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी वायु की बात किया जाए तो समझ लेना किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ओके, चलिए, पहला है धातु जब वायु के साथ क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ये आप लोग परिभाषा इसको लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट बोल दे रहा हूँ। ठीक है। धातुएं जो हैं जब वायु के साथ क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, धातुओं में ले लेते हैं कॉपर। ठीक है, Cu। कॉपर जो है किसके साथ है अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ, अर्थात O2, तो बना लेगा कॉपर ऑक्साइड CuO। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के यहाँ पर 2 O है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 Cu हो गया, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक। तो जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ओके, एक कॉपर ऑक्साइड हो गया ना, यही है धातु ऑक्साइड। समझ में आया ना। चलिए देखो, जो भी धातुएं होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, तो कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज क्रिया करती हैं, कुछ धीरे धीरे करती हैं और कुछ क्रिया ही नहीं करती हैं। तो उन्हीं को हम लोग देख लेते हैं, कौन सी धातुएं वायु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। ओके, चलिए देखो, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये वायु के साथ बहुत तेज क्रिया करते हैं। अगर इन्हें खुला रख दिया जाए ना तो आग लग जाएगी। अरे बात समझ में, बिल्कुल आग पकड़ लेगा अगर खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे आग भी लगा देते हैं। शाम को जाएंगे, किसी के छप्पर ऊपर पे सोडियम या पोटेशियम फेंक देंगे। ठीक है, वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया है क्या पकड़े तो आग लग जाती है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये वायु के साथ बहुत तेज़ क्रिया करते हैं। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है।
केरोसिन के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि केरोसिन का जो तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको जो है केरोसिन के तेल में सोडियम और पोटेशियम को डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो वायु के संपर्क में आने से आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है, तो क्या है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, एक वायु के साथ बहुत तेज अभिक्रिया करता है और तुरंत ही आग पकड़ लेता है। इसी चीज़ से बचने के लिए या ऐसी चीज़ को बचाने के लिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड अर्थात सीसा। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीवी लेड अर्थात सीसा, ये जो होते हैं ये सभी के सभी धातुएं वायु के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इन धातुओं पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, अर्थात जो भी हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये वायु के साथ बहुत ही स्लोली अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके जो है इसी धातु ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं। जैसे जिंक है, यहाँ देख लेते हैं, जैसे जिंक है। ठीक है, जिंक जब वायु के संपर्क में आएगा, वायु से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO2। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन सिर्फ जिंक के ऊपर ही बनाएगा, ऊपर ही परत बनाएगा, अंदर जो है पूरा का पूरा जिंक रहेगा, सिर्फ ऊपर ही इसकी परत बनेगा जिंक ऑक्साइड का, लेकिन अंदर पूरा का पूरा जिंक जो है वो श्योर रहेगा। ओके, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अर्थात वायु के साथ बहुत धीरे धीरे क्रिया करते हैं। अब क्रिया करके जो है धातु ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं। ओके, डर सा क्लियर। ओके, गुड, सुपर। अगला है आयरन अर्थात लोहा या फी। ठीक है, लोहा जो होता है वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता। अगर हम सोचें कि लोहे को वायु में गर्म करें तो कोई अभिक्रिया करें, कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन जो लौह चूर्ण होते हैं अर्थात लोहे को पीस दिया जाए, जो बुरादा बनेगा, जो चूर्ण बनेगा, उसको वायु में गर्म किया जाएगा तो तेज़ी से वह जलने लगता है। लोहे को गर्म करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन लोहे के चूर्ण को अगर गर्म किया जाए तो क्या करेगा, जलने लगेगा, आग लग जाएगी। ओके, अगला है कॉपर। जो है ये वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि कॉपर जो है इसको रख दिया जाए तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके काले रंग की एक परत बना लेता है। और अगला है सिल्वर और गोल्ड, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, सब लोग पहनते हैं ना ज्वेलर, ठीक है, चांदी पहने रहते हैं, सोना पहने रहते हैं, अगर अभिक्रिया करता तो वायु के साथ तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ता, लेकिन ये जो है सोना और चांदी ये वायु के साथ अर्थात ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कुछ धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे क्रियाएँ करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा सोडियम पोटेशियम बहुत तेज़ क्रिया करते हैं, आग लग जाती है, उसी चीज़ को बचाने के लिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड जो है ये बहुत धीरे धीरे क्रिया करते हैं, अब क्रिया करके जो है धातु ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। लोहे को गर्म किया जाए तो कोई अभिक्रिया करता ही नहीं है, लेकिन इसके चूर्ण, इसका जो पिसा हुआ चूर्ण होता है उसको गर्म किया जाए तो तेज़ी से जलने लगता है। कॉपर जो है ये वायु के साथ क्रिया करके काले रंग की परत बना लेता है। सिल्वर और गोल्ड जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ओके, तो आशा करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए। बहुत लोग टेस्ट नहीं देते हैं, केवल जो है 2-4 बच्चे टेस्ट देते मैं देखा है। ओके, तो आप लोग भी पढ़िए और टेस्ट दीजिए, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको बताइए, मैं कोशिश करूँगा और बेटर करने की। आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और घर से बाहर मत निकलिएगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ। ओके, बाय बाय।